हाय हैंडसम, ये देखो इतने में ही खुश हो गया। तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी है। ये भ्रम बिल्कुल भीतर से निकाल दीजिए कि आपकी फीलिंग्स आपकी अपनी है, नहीं है। तुम कठपुतली हो, कोई भी नचा सकता है बाहर से। हम ये सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, अभी के टाइम अपनी जो फीलिंग्स है उसको हम सप्रेस करेंगे। पैशन में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में एक हॉलोनेस क्रिएट हो जाती है। आपकी एक एक फीलिंग किसी सामाजिक मूवी से आ रही है। उस मूवी का नाम परिवार हो सकता है, परिवेश हो सकता है, धर्म हो सकता है, मीडिया हो सकता है। और अब वो मूवी आपको भीतर से नियंत्रित करेगी। वो मालिक बन गई आपकी, आप गुलाम हो गए। तुम्हारा अपना कोई हिसाब है कहाँ? तो फिर ऐसा क्यों होता है? थोड़ा एक खुदरापन, बेचैनी सी अंदर होती है। जब आप सोने जाते हो तो मन उदास सा होता है, लोनलीनेस थोड़ा चढ़ पे होता है। यही तो बात है ना, हमारी गुलामी कितनी गहरी है। हमारा सुख तो संस्कारित है ही, हमारा दुख भी संस्कारित है। ये दिल नहीं है हमारा, ये धर्मशाला है, ये कबूतर खाना है। तो फिर अपने फैसले कैसे लें? अपने फैसले लेने के लिए पहले। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम अमन चौहान है। तो बेसिकली एज ए स्टूडेंट वी इंटेंड टू सप्रेस आवर फीलिंग। हम ये सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि हम अभी के टाइम अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो भी हैं, उसको हम सप्रेस करेंगे। इनसे लेट से पैशन में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में। तो हम अपने फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और किसी बिग एम्स की तरह हम बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर उस चक्कर में जब हम कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहता हमारे इंटरनल, एक हॉलोनेस क्रिएट हो जाती है। और फिर वो दुखी मन से, लोनलीनेस में, अकेले अकेले हम वही करते रहते हैं। फिर मन करता है कि मज़े करें, लेकिन प्रेशर रहता है कि पढ़ाई करो। यही कुल मिलाकर कह रहे हो ना? फीलिंग कह रही है कि चलो मज़े करते हैं, लेकिन सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सब कह रहे हैं कि चलो पढ़ाई करो। यहाँ तक तो ठीक बताया कि ऐसा होता है, पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही है, उसके डिस्क्रिप्शन में ही एक छोटा सा एरर हो गया है। एरर ये है कि यहाँ तक ठीक बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, डिसिप्लिन, ये सब तो बाहर से आप पर एनफोर्स होता है। ये सब तो बाहरी चीजें हैं कि हाँ नहीं, आपको अपने फ्यूचर का ख्याल रखना है, थोड़ा एम्बिशियस बनिए, कुछ करके दिखाइए। ये सब आपको बाहर से आ गया तो आप कह रहे हो कि इसका पालन करना ही पड़ता है। पर जो दूसरी चीज थी उसके बारे में आपने कह दिया कि वो बाहर से नहीं आई है, वो तो अपनी है। इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो था हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स तो टास्क्स, टारगेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इसको तो हम मान रहे हैं। अभी मैं आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं उसको ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। टास्क, टारगेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इन सब चीजों को तो हम मान रहे हैं कि ये एक्सटर्नल है, किसी ने बाहर से हमारे ऊपर डाल दी है। ठीक है ना? इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि आपको पढ़ाई करनी है, इतनी सीजीपीए लानी है। सीजीपीए सिस्टम ही है आपके यहाँ, इतनी सीजीपीए लानी है, इतनी डिपार्टमेंटल रैंक रखनी है, पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी करनी है, एक पीयर ग्रुप है उसके भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ चलना है। तो ये सब चीज़ें बाहर ही हैं, हमको इतना दिख जाता है क्योंकि आपको पता है कि आपका करिकुलम आपने नहीं सेट करा, किसी बाहर वाले ने आपका करिकुलम सेट करा है। आपको ये भी दिखता है मोबाइल पर, आप घर पर फ़ोन करते हो मम्मा से, वो आपसे बोलती हैं बेटा हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, अब तुम वहाँ पहुँच गए हो तो अब कुछ करके दिखाना, नाम रोशन करना वगैरह। तो वहाँ भी आपको स्पष्ट हो जाता है कि वो जो फ़ोन पर आवाज़ आ रही है वो बाहरी है, मेरी नहीं है।
क्लासरूम में प्रोफेसर की आवाज़ भी साफ दिखाई दे जाता है। वो व्यक्ति है, वो बाहर ही है, वो अलग है, वो सामने खड़ा है, वो मैं नहीं हूँ, और वो मुझसे कह रहा है कि ये असाइनमेंट है, ये टास्क है, टारगेट है, ये एग्ज़ाम है, ये सबमिशन है, इतना तुम्हें करके देना है, ये सब मुझ पर बाहर से आरोपित किया गया है, इम्पोज किया गया है, दिख जाता है। मम्मी कुछ कह रही है, वो भी बाहर ही है, वो भी दिख जाता है। पियर्स भी बाहर ही हैं, अपने दोस्त यार, वो भी दिख जाता है। पर फीलिंग्स को हम क्या कह रहे हैं? हमारी अपनी है। और फीलिंग्स कह रही हैं मजे करो, फीलिंग्स कह रही हैं मजे करो। क्या सचमुच वो फीलिंग्स आपकी अपनी है? वही मूवी थी, वही मूवी थी जिसमें हीरो बहुत अमीर था। जब वो चलता था तो कारों का काफिला चलता था और उसके पास प्राइवेट जेट था। और वही मूवी थी जिसमें वो किसी स्विस पहाड़ी पर या थाईलैंड की किसी बीच पर या अमेरिका के किसी कैसीनो में मजे भी कर रहा था। वो एक ही मूवी है, वही मूवी है जिसने आपको बताया कि जिंदगी में आपको बड़ा आदमी बनना है, किसी एमएनसी के साथ, किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ आपका नाम जुड़ा होना चाहिए। वही मूवी है। और उसी मूवी ने आपको बताया कि जिंदगी इसलिए है भाई कि मजे मार ले। उसी मूवी ने आपको बताया कि वो बंदा अब ऐसा हो गया है कि सब उसकी इज्जत करते हैं, सब उसके आगे सर झुकाते हैं। और उसी मूवी में उस हीरो के पास एक आकर्षक गर्लफ्रेंड या वाइफ भी थी, जिसको आप अपने ऊपर पड़ा बाहरी प्रभाव कह रहे हैं और जिसको आप भीतरी कह रहे हैं, वो दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। तो एक को बाहरी और एक को भीतरी क्यों बोल रहे हो? आपने अपनी समस्या का जो विवरण दिया है उसी में त्रुटि है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इटसेल्फ इज फ्लॉड। आपकी फीलिंग्स आपकी अपनी नहीं है। आपकी फीलिंग्स भी आपके भीतर उसी मूवी ने डाली है जिस मूवी ने आपको सिखाया है कि भाई जिंदगी में तरक्की कर, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तमाम तरह की जो पॉप फिलॉसफी होती है वो उसी मूवी से आपके पास आई है। ये भ्रम बिल्कुल भीतर से निकाल दीजिए कि आपकी फीलिंग्स आपकी अपनी है, नहीं है। आपकी एक एक फीलिंग किसी सामाजिक मूवी से आ रही है। उस मूवी का नाम परिवार हो सकता है, परिवेश हो सकता है, धर्म हो सकता है, मीडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस मूवी का नाम। पर इंसान बड़े से बड़े धोखे में रह जाता है जब वो सोचता है कि उसकी फीलिंग्स उसकी अपनी है। नहीं है। वास्तव में हमारे पास फीलिंग्स तो होती भी नहीं है। फीलिंग्स तो बड़ी शुद्ध चीज होती हैं, प्राकृतिक एकदम। हमारे पास इमोशंस होते हैं। फीलिंग्स और इमोशंस में अंतर है। फीलिंग्स पर जब अहंकार चढ़ बैठता है, फीलिंग्स को जब ईगो डिस्टॉर्ट कर देती है, तो वो इमोशंस बन जाते हैं। हमारे पास इमोशंस होते हैं एंड ऑल इमोशंस आर ईगो मीडिएटेड एंड ईगो डायरेक्टेड। कोई आपका इमोशन आपका अपना नहीं है। अभी भारत में क्रिकेट का बुखार था। फाइनल किसके इसके बीच था भाई? भारत और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बीच में। आप न्यूजीलैंड में पैदा हुए होते तो फाइनल का जो परिणाम आया, आप क्या प्रतिक्रिया देते? उदास होते। आप उदास हो जाते। आपकी फीलिंग सचमुच आपकी अपनी है या आपके माहौल से आ रही हैं? माहौल से। तो उनको अपना क्यों बोल रहे हो? अपना बोलते ही तुमने उदासी के लिए कारण तैयार कर लिया। अब आप कह रहे हो मेरी अपनी भावना थी और वो सम्मान नहीं पा रही है, पूर्ति नहीं पा रही है, तो अब तो मेरे पास उदास होने का वाजिब कारण है। वो भावना तुम्हारी है ही नहीं। एक एक भावना कंडीशनड है, एक एक इमोशन ईगोइक है।
और यही बात विचार के बारे में भी कही जा सकती है। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स कुछ भी हमारे नहीं है। हम वो सोचते हैं जो हमसे सोचवाया जाता है। भाव हमारा वो है पूरा जो हमें आरोपित किया गया है, इम्प्लांट किया गया है। प्योर फीलिंग जैसी कोई चीज हम जानते ही नहीं। हम हंसते भी हैं तो वो एक कंडीशन्ड हंसी है, हम रोते भी हैं तो वो कंडीशन्ड आंसू है। समस्या फिर ये नहीं है कि बाहर वाला मुझ पर हावी हो रहा है और मैं अपने दिल की नहीं कर पा रहा। बहुत बार आपको ये मलाल होता है ना कि दुनिया मुझ पर हावी हो रही है और मैं अपने दिल का नहीं कर पा रहा। यार कब तक दूसरों के ही चलाए चलता रहूंगा, मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी कब जीऊंगा। कई बार ये अफसोस होता है ना, कितनों को होता है, कब तक दूसरों के ही चलाए चलता रहूंगा, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी कब जीना शुरू करूंगी। ये आता है ना, बड़ा विद्रोह फिर उठता है। ये विद्रोह किसी काम का नहीं है, क्योंकि बाहर तो आपको दूसरे संचालित कर ही रहे हैं। वहां तक आपने ठीक पकड़ा। बाहर से तो आपको दूसरे संचालित कर ही रहे हैं, आपके भीतर भी दूसरे ही बैठे हुए हैं और वो दूसरे आपके भीतर बैठकर आपको भीतर से नियंत्रित करते हैं। वो दूसरे ही हैं जो आपका भाव और आपका विचार बन जाते हैं। आपने एक मूवी देखी, और मूवी से मेरा आशय बस वही नहीं जो चीज थिएटर में देखी जाती है। हमारे चारों ओर गली मोहल्ले, परिवार, समाज, व्यापार, बाजार में जो कुछ चल रहा होता है वो सब भी मूवी ही है। तो मूवी से मेरा ये आशय है। आपने एक मूवी देखी, जब मूवी शुरू हो रही है तो वो शायद बाहर है। 15-20 मिनट बीतते बीतते वो मूवी अब बाहर कम है, भीतर ज्यादा है। आपको क्या लगता है, 2-3 घंटे जब पूरे होते हैं और पर्दे पर मूवी समाप्त हो जाती है तो क्या सचमुच समाप्त हो जाती है? नहीं। अब वो आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। अब आप उसे अपने साथ लेकर फिरेंगे, हो सकता है जन्म भर अब आप उस मूवी को अपने साथ लेकर फिरें। और अब वो मूवी आपको भीतर से नियंत्रित करेगी। वो मालिक बन गई आपकी, आप गुलाम हो गए। और इतना ही नहीं, अब वो मूवी आपसे जो करवाना चाह रही है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत अफसोस और बड़ा दुख होगा कि मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा। तुम्हारा अपना कोई हिसाब है कहां? अपनी कोई जिंदगी है कहां? तमाम तरीके के प्रभाव भीतर घुसकर बैठे हुए हैं। उन्हीं के चलाए चल रहे हैं, उन्हीं के चलाए दौड़ रहे हैं, रुकते भी उन्हीं से हैं, हंसते भी उन्हीं से हैं, रोते भी उन्हीं से हैं। हमारा एक एक फैसला संस्कारित है, प्रभावित है, कंडीशन्ड है। मैं अक्सर ही सवाल पूछा करता हूं, आप किस ईयर पे हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, अच्छा है, बहुत जल्दी। मैं पूछता हूं, अगर आपको बताया नहीं गया होता कि जिंदगी कैसे जीनी है और फैसले कैसे लेने हैं, अगर आपको किसी ने कभी बताया नहीं होता, आपने ना सुना होता, ना पढ़ा होता, ना देखा होता, तो आज तक आपने जिंदगी में जो फैसले लिए हैं, क्या इनमें से एक भी लेते? नहीं। तो बताओ, कोई फैसला तुम्हारा कहाँ है? तो इस बात का फिर अफसोस भी क्या करना कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा तो अपना कोई हिसाब है ही नहीं, है ही नहीं। अफसोस होना चाहिए निसंदेह, पर इस बात का नहीं कि मैं अपनी जिंदगी अपने भावों, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं जी पा रहा। अफसोस इस बात का होना चाहिए कि मेरे विचार, मेरे निर्णय, मेरे रिश्ते और मेरी भावनाएं ये मेरे अपने क्यों नहीं हैं, इस बात का अफसोस होना चाहिए। और जब ये अफसोस होना शुरू हो जाता है तो तुम पाते हो कि बाहर की कोई ताकत फिर तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी, काबू में नहीं रख पाएगी। आप जो भी फैसले लेते हो ना, चूंकि वो भीतर बैठे मालिकों के होते हैं, इसीलिए उनमें दम नहीं होता।
दम इसलिए नहीं होता क्योंकि मालिक एक नहीं है, भीतर मालिक भी 100 बैठे हैं, पूरी एक भीड़ बैठी है जो आपको अनुशासित रख रही है भीतर से। और ये 100 के 100 मालिक आपको 100 अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं, इसीलिए आपकी किसी भी दिशा में कोई दम नहीं होता। आप एक दिशा में चलते हो, दूसरा मालिक बोलता है विपरीत दिशा में चले जाओ, आपकी दिशा रुक जाती है। दिशा नहीं भी बदलती तो गति कम पड़ जाती है, क्योंकि आप भीतर से ही बटे हुए रहते हो। भीतर से एक होना ही विजडम या अध्यात्म कहलाता है। 100 जगह बटा हुआ नहीं हूं, मेरे भीतर 100 मालिक नहीं है कि एक मालिक है भीतर। कोई पुराना मेरा प्रोफेसर जो कह रहा है कि वीकेंड है रीडिंग कर लो, एक मालिक मेरे भीतर कौन बैठा है? मेरे दोस्त यार, वो कह रहे हैं वीकेंड है आओ बैठ करके ड्रिंक्स लेते हैं। एक मालिक मेरे भीतर कौन बैठा है जो कह रहा है चलो टीवी देख लेते हैं। और एक है बैठा जिसने कोई इंस्टा रील देख ली है, जिसमें कोई बॉडी बिल्डर आया था तो वो कह रहा है चलो आओ अब वीकेंड है तो जिमिंग कर लेते हैं। और आप पाते हो कि ना आप जिमिंग कर पा रहे हो, ना आप रीडिंग कर पा रहे हो, ना कुछ और कर पा रहे हो। एक दिशा में चलते हो, दूसरी दिशा आपको बुलाने लग जाती है, आप कहीं के नहीं रहते। ये किस किस का अनुभव है? वो इसीलिए है क्योंकि कोई भी दिशा आपकी अपनी नहीं है। आपकी हर दिशा किसी दूसरे ने तय कर रखी है, और ये तय करने वाले भी एक नहीं है, ये तय करने वाली पूरी एक भीड़ है। अफसोस इस बात का होना चाहिए कि वो भीड़ भी एक नहीं है, वो भीड़ भी लगातार बनती बिगड़ती रहती है। जैसे एक खुली सी जगह है जिसमें कोई भी आकर के बैठ जाता है और हमारा मालिक बन जाता है। अफसोस इस बात का होना चाहिए। ये दिल नहीं है हमारा, ये धर्मशाला है, ये कबूतर खाना है। तो फिर अपने फैसले कैसे लें? पहले उनको तो खारिज करो जो तुम्हारे नहीं है। अपने फैसले लेने के लिए पहले अपनापन होना चाहिए ना। मैं अपने फैसले लूं इससे पहले मुझे होना पड़ेगा ना, कोई है ही नहीं। तो पूछ रहे हो कि गाड़ी खुद कैसे चलाऊं, इसके लिए पहले गाड़ी में तुम्हें होना पड़ेगा। तुम अभी हो कहां? अभी तो तुम्हारी गाड़ी दूसरे चला रहे हैं। पहले जो तुम्हारे वर्तमान फैसले हैं उन पर ही पुनर्विचार करो। कुछ भी क्या मेरा है, और जहां दिखने लग जाए कि ये तो पक्की बात है कि सिर्फ प्रभावों और संस्कारों और दबावों पर चल रहा हूं, वहां रुकना तो शुरू करो। और रुकने में कोई ऊर्जा नहीं लगती, भागने में लगती है। थमने में क्या श्रम लगेगा? अध्यात्म तुम्हें और कोई ऊंची लंबी छलांग मारने को नहीं कहता, न कोई तगड़ी साधना या तपस्या करने की बड़ी जरूरत है। बस जो करे जा रहे हो वो करने से बाज आ जाओ, इतना ही काफी है। क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें से आपका बहुत बहुत कम है। हमारा प्यार भी संस्कारित है। और संस्कार कोई जरूरी नहीं है कि समाज से ही आए, शरीर से भी आते हैं। आपके शरीर ने आपको बेबस कर दिया, किसी की ओर आकर्षित कर दिया, आप क्यों कह रहे हो कि ये आपका प्यार है? आपका थोड़ी ही है। अभी शरीर में दूसरे हार्मोन से कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए, आप बिल्कुल कहोगे कोई आकर्षण नहीं बचा, मैं वैरागी हो गया हूं। और आपको क्या लग रहा है? ये हड़बड़ी इनकी अपनी है। क्या लग रहा है? आप सब ना मौजूद हो तो इनकी हड़बड़ाहट बदल जाएगी। अभी इनका जो व्यवहार भी है इस मंच पर, वो व्यवहार भी आपके द्वारा प्रभावित है। आप चाहो तो एक वैचारिक प्रयोग करके सोच सकते हो। आप में से यहां कोई नहीं होता, सिर्फ ये 4 भाई यहां बैठे होते, तो क्या ये मुझसे वही बातें करते जो अभी कर रहे हैं? नहीं, इनकी बातें बदल जाती। इनकी जो बातें और व्यवहार है वो भी पूरे तरीके से कंडीशनड है। अब मैं कुछ बोल रहा हूं, बंधु सुन ही नहीं पा रहे हो, जल्दी जल्दी माइक ऐसे 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 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर कोई बैठा है मालिक जिसके प्रति जवाबदेही है।
जिसको जा करके हिसाब देना है कि तुम्हें मंच पर जगह मिली तो तुमने सवाल पूछा जल्दी से कि नहीं पूछा, बस नहीं छूटेगी। मैं आप ही के लिए आया हूं इतनी दूर से। सोचिएगा, कोई ना हो तो आप कैसे व्यवहार करते हैं, और जैसे ही आपको एक ऑडियंस मिल जाती है तो आपका व्यवहार बदल जाता है कि नहीं? बोलिए। इसीलिए कुछ भी तो हमारा अपना नहीं है। हमारी सोच भी बदल जाती है अगर हमारे आसपास लोग हों तो। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन अभी आपको लगा दिए जाएं, देखिए आपकी भावनाएं कैसे बदलती हैं। सब में प्यार उमड़ने लगेगा, पुलिस बुलानी पड़ जाएगी, इतना प्यार उमड़ेगा आपस में। और आप कहोगे ये तो मेरी भावना है। अरे नहीं, भावना है, इंजेक्शन लगा दिया गया है, ऑक्सीटोसिन है भाई। मेरा क्या है, बाल ही व्यर्थ है। पूछो मेरा क्या नहीं है। दर्शन की विधि होती है नेति नेति। जो मेरा नहीं है उसको क्यों पकड़े रहूं? जो मेरा नहीं उसको क्यों पकड़े रहूं? मेरा क्या लाभ? पराई भावनाओं को पाल रहा हूं, पराये कर्तव्यों को ढो रहा हूं। उधार के सारे फर्ज निभाए जा रहा हूं। मुझे क्या मिल रहा है? न जाने किस गुमनाम छुपे हुए मालिक ने मुझे आदेश दे रखे हैं, उन्हीं आदेशों का पालन करे जा रहा हूं। इसमें मुझे क्या मिल रहा है? कोई नकाबपोश मालिक है, फेसलेस, एनोनिमस, आप उसको जानते भी नहीं। हो सकता है वो 15वीं शताब्दी में रहता था कभी, वो कब का मर गया, लेकिन वो आज भी आपके भीतर बैठा हुआ है। और वो आपसे कह रहा है बाजार जाओ शक्कर खरीद लाओ। आप बाजार जाके शक्कर खरीद भी लाए तो आपको क्या मिल गया? हो सकता है इसमें आपने बड़े पहाड़ चढ़े हो, जो आपको आपके मालिक ने हासिल करने को कहा हो वो बड़ी दुर्लभ वस्तु हो, बिल्कुल हो सकता है, और आपने जान लगा दी और आप वो चीज हासिल कर लाए। आप वो हासिल कर भी लाए तो आपको क्या मिल गया? क्योंकि आपको तो वो चीज कभी चाहिए ही नहीं थी। आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, चाहे आईआईटी, जेईई, चाहे यूपीएससी। वो आपकी सक्सेस कैसे हो गई जब वो डिजायर ही आपकी नहीं थी? तो वो आपका टारगेट ही नहीं था, वो टारगेट ही आपके भीतर इंप्लांट किया गया था। ये कैमरे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पूरी खूबसूरती से कर लें, फ्लॉलेसली कर लें, तो क्या आप कहोगे कि कैमरे सक्सेसफुल हैं? उन्हें तो मुझे कभी रिकॉर्ड करना ही नहीं था, उनके पीछे देखो उनके मालिक बैठे हुए और रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पर कैमरे इतने बुद्धू नहीं है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद कहें वी आर सक्सेसफुल, वी आर अचीवर्स, वी आर अचीवर्स। कैमरे इतने बुद्धू नहीं है। पर इंसान ये करने लग जाता है। कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, कहीं नौकरी लग गई, कोई ग्रीन कार्ड मिल गया, पैसे आ गए, आई एम अ हाई अचीवर, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तुम कैमरे हो, तुमने जो कुछ किया तुमसे करवाया गया है, उसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम तो सक्सेसफुल भी नहीं हो, तुम हो ही नहीं, तुम सफल कैसे हो जाओगे? बोलो। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि हम सोसाइटी में दो तरह के लोगों को देखते हैं। रुको, पहले जो बात है उसी संबंधित है या एकदम अलग है? थोड़ा उसी से समझे। थोड़ा नहीं, पहले बताइए आप में से किसी के पास कोई बात है इससे संबंधित, तो उसको पूरा कर लें, फिर आपके पास आते हैं। हाँ, बिल्कुल इससे संबंधित बात हो तो ही हाथ उठाइएगा, अलग मुद्दा मत उठाइएगा। मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है। हाँ। तो जैसे कि हम इमोशंस की बात कर रहे थे, फीलिंग्स की बात कर रहे थे, तो जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो एक रेस है मेरे सर में कॉन्फ्लिक्ट है। पहला ये है कि तुम पूरी तरीके से कट जाओ, जो तुम्हारे एम्स है, ड्रीम्स है, उसके पीछे तुम फोकस रहो,
उसके जो भी लेट्स से रिलेशनशिप जिसकी अभी बहुत बात होती है, तो जैसे कि अगर मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरे को टाइम देना पड़ेगा एक्सेसिव। तो उससे मेरी जो अभी के मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं अगर टाइम दूसरी जगह दूँ तो उसको मैं अचीव कर सूंगा, तो वो डिले हो जाएगा या फिर टाइम डाइवर्ज हो जाएगा मेरा माइंड। ये कॉन्फ्लिक्ट अंदर बना रहता है, तो इससे कैसे डील करें? तुम्हें क्यों जाना है रिलेशनशिप में? मैं मना नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं। इच्छा होती है। तुम में उतनी ही वो इच्छा होती है अगर कैंपस में 5-7 जोड़े ना होते तो, और तुमने उनको ताका झाकी करके देख ना लिया होता तो। लेकिन सर, हाँ हाँ या ना में बताओ पहले। वो नहीं। इच्छा सचमुच तुम्हारी है भी क्या? मुझे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं। लड़के हो, किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, किसी के साथ भी घूम रहे हो, इंसान हो, मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो। पर बात यह है कि क्या तुम्हारी मर्जी है भी, या बस चलन है, या वो भी एक स्टेटस सिंबल है दूसरों की आंखों में उठने के लिए? और हमारा तो सब कुछ ही दूसरों की आंखों में है। पूछ रहा हूं, बस पहला साल है, बहुतों के तो अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं होती ठीक से, खासकर तुमसे नहीं कह रहा हूं। ये विचार इतना प्रबल कैसे हो जाता है कि जीवन में एक लड़की होनी ही चाहिए? कैसे हो जाता है? और कोई बुरी बात नहीं है, जीवन में लड़की हो लड़का हो कुछ हो, ठीक है, संगति की बात है। इंसान और इंसान अगर साथ घूम रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं हो गई। मैं कोई यहां पर नैतिक बोझा लेकर नहीं बैठा हूं। और अगर ये सिर्फ एक बॉक्स को टिक करने के लिए किया जाने वाला काम है कि हाँ जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड भी आ गई, तो तुम्हारा रिश्ता भी कैसा होगा? कुछ नहीं, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो बस फिर। और वो भी शायद तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उसको भी तो दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं। और दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तो टॉक्सिक हो गई रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से कोई समस्या नहीं, बेशक रखो, पर टॉक्सिसिटी से तो समस्या होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? वो टॉक्सिसिटी लड़के लड़के में भी हो सकती है, लड़की लड़की में भी हो सकती है, और लड़के लड़की में भी हो सकती है, किन्हीं के बीच भी हो सकती है। तुम तो सिर्फ अभी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। लोग शादियां भी इसीलिए कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं करी। अब सोचो वो शादी कैसी होगी, फिर उसमें बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे कैसे होंगे, उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनको माहौल क्या मिलेगा? पहला प्यार हमेशा अपनी सच्चाई से होना चाहिए, क्योंकि जीना तो अपने साथ है ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आए उससे पहले तुम आए हो अपनी जिंदगी में, हाँ या ना? जब कोई भी नहीं था तुम्हारी जिंदगी में तब भी तुम थे अपनी जिंदगी में। तुम सबसे पहले हो, भूलो नहीं। आई एम प्रायर टू एवरीथिंग। यस, ही इज देयर, दिस इज देयर, दैट इज देयर, शी इज देयर, बट बिफोर एनी ऑफ देम आई एम। मैं हूं तो ये सब हैं, और मेरे ही लिए ये सब हैं, मेरे ही देखे ये सब हैं। मैं ही इनका अनुभोक्ता, मैं ही इनका दृष्टा, मैं ही इनके केंद्र में। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं सब्जेक्ट हूं। मैं किसी और से फिर क्या प्यार करूंगा अगर खुद से नहीं करता तो? मैं किसी से क्या प्यार करूंगा अगर खुद से नहीं करता तो? और खुद से प्यार है मुझे अगर मैं एक नकली जिंदगी जी रहा हूं, प्रभावित जिंदगी जी रहा हूं, संस्कारित जिंदगी जी रहा हूं? पूछ रहा हूं, बताइए, क्या इससे अपने प्रति सम्मान या प्रेम का इशारा मिलता है? जो अपना ही नहीं हो पाया वो किसी और का हो सकता है? पूछ रहा हूं, जो अपना ही नहीं हो पाया वो किसी और का क्या होगा?
और जब आप अपने हो जाते हो तो आप पाते हो कि सही संगति बनाना एकदम सहज हो गया है। अब आप बिल्कुल जान जाते हो कि कौन आपके पास होना चाहिए, कौन नहीं, और जो पास है, जो दूर है, उनसे भी रिश्ते की श्रेणी क्या होनी चाहिए, आप बिल्कुल जान जाते हो। तुम कैसे तय करोगे कि लड़की हटा दो, कोई भी विषय तुम्हारे जीवन में आना चाहिए? विषय समझते हो? ऑब्जेक्ट। ये माइक एक ऑब्जेक्ट है, ये शर्ट एक ऑब्जेक्ट है, शूज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑडिटोरियम भी एक ऑब्जेक्ट है। तुम कैसे तय करोगे? उसके लिए मुझे मेरा पता होना चाहिए ना। इन्होंने कहा था रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किसकी है? जो नीड है। मेरी है ना, मेरी है ना। अगर मुझे मेरा ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? बोलो। फिर तो तुम कुछ भी औनी पौनी चीज जिंदगी में ले आओगे। लगी होगी प्यास और जिंदगी में ले आओगे एविएशन फ्यूल। क्यों? क्योंकि वो महंगा होता है, हाई फ्लाइंग होता है, स्टेटस सिंबल होता है। चाहिए क्या था? साधारण पानी, और लेके आए जीवन में फ्यूल भी नहीं साधारण, एविएशन फ्यूल। भाई अपन हाई फ्लायर है, आईआईटी में आया है, जीवन में एविएशन फ्यूल लेके आएगा। सेक्सीनेस होना मांगता। क्या करेगा तू उस एविएशन फ्यूल का? तू साधारण पानी के लिए प्यासा था, पर तू स्वयं को जानता नहीं, तो न जाने क्या ले आया है और उसको पिए भी जा रहा है। उससे तुम उड़ोगे नहीं, फटोगे, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ रिश्तों में होता है। गैसोलीन पियोगे तो क्या होगा? उड़ जाओगे, और उड़ जाओगे तो और खतरनाक बात है। मैं तो कल्पना कर रहा हूं कि एक ने पिया और ऐसे रॉकेट हो गया। कुछ आ रही है बात समझ में? किसी भी रिश्ते से पहले खुद के साथ तो रिश्ता बनाना सीखो। और खुद के साथ रिश्ता कैसे बनाओगे? अगर खुद के नाम पर सब नकली चीजें पकड़ कर बैठे रहोगे। जब मैं कह रहा हूं खुद के साथ रिश्ता बनाओ, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कोई सच्चा सेल्फ बैठा है और तुम्हें उसके साथ रिश्ता बनाना है। मैं नहीं कह रहा कि भीतर कोई चीज है और तुम्हें उसको जानना है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो नकली पकड़ रखा है उसको ठुकराना है। और इतनी ताकत, इतना विद्रोह तो एक जवान आदमी में होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? फर्जी चीजों को ढो रहे हो, कोई मजा है इसमें? कोई मजा है क्या? गर्लफ्रेंड भी बनाओगे तो डुगडुगी बजाओगे, पूरे हॉस्टल को जाकर बताओगे ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। तुम्हें दिख नहीं रहा हो, तुम्हारे लिए क्या है? ट्रॉफी, ट्रॉफी। और बहुत सारे जो सक्सेसफुल मेन होते हैं, वो तो शादी ही ऐसे करते हैं कि उन बीवियों का नाम ही पड़ जाता है ट्रॉफी वाइव्स। ये भाषा का ही एक जुमला है, ट्रॉफी वाइफ, कि अब मैं इतना सक्सेसफुल हूं जिंदगी में, मैंने सब ऊंची ऊंची चीजें अपने घर में ला करके रख दी हैं, तो अब एक बहुत खूबसूरत दिखने वाली ट्रॉफी वाइफ भी तो होनी चाहिए। उसका कोई काम नहीं होता जिंदगी में, वो बस प्रदर्शित करने के काम आती है पार्टियों में, समाज को, कि ये देखो ये मेरी ट्रॉफी वाइफ है। इसमें प्रेम होगा? ये जिंदगी कैसी होगी? और जब प्रेम नहीं होता अपने प्रति, और लड़की भी नहीं जानती है स्वयं को, तो वो भी ट्रॉफी वाइफ बनने को तैयार भी हो जाती है। इसी तरह से ट्रॉफी हस्बैंड्स भी हो सकते हैं। बात बराबरी की है, उसमें कुछ नहीं। तुम सही रास्ता पहले चलना तो शुरू करो। अभी तो इधर उधर 100 तरीके की अंड बंड राहों पर भगे जा रहे हो। इधर से किसी ने आकर्षित किया, उधर भाग गए। किसी ने बोला अभी सेकेंड ईयर में आओगे, इलेक्टिव्स शुरू हो जाएंगे, मार्च चल रहा है, इलेक्टिव्स तो तुमने कर ही लिए होंगे, अभी तक नहीं करें। कब होता है कैंपस में? जुलाई के टाइम पे। जुलाई के टाइम पे होता है। तुमने सोचा है तुम्हें कौन से ऑप्शनल्स लेने हैं सेकेंड ईयर में? नहीं सोचा है। मैं बताता हूं तुम कैसे करोगे। तुम इधर उधर जाकर के हॉस्टल में मुंह मारोगे और देखोगे लोग क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से तुम भी टिक लगा दोगे।
ऐसे ही होता है। अगर तुम अच्छी सीजीपीए वाले हो तो तुम देखोगे कि कहां पर जाने से सीवी में लिखने में फायदा होगा, कौन सा कोर्स ले लूंगा, सीवी में लिखूंगा तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो जाएंगे। अगर पंजी छक्की वाले हो तो तुम देखोगे कि कौन सा ऑप्शनल है, इलेक्टिव है, जिसको हाई सीजीपी वाले नहीं ले रहे, क्योंकि उनके साथ फंस गया तो 5 लाना भी मुश्किल हो जाएगा और वहां जाके टिक कर दोगे। तुम इधर का निर्णय लो कि उधर का निर्णय लो, उसमें प्रेम है कहीं पर? बताओ उस कोर्स के साथ कैसा रिश्ता होगा तुम्हारा? तुम पहले व्यर्थ की राहें जो जिंदगी में लगातार सामने आ रही हैं और स्वीकार की जा रही हैं, उनको ठुकराना शुरू करो ना। उसके बाद पाओगे कि जिस राह पर चल रहे हो यूं ही मिल गया, कोई बिना मांगे मिल गया। ये मैं लालच नहीं दे रहा हूं, ये मैं तुम्हें कोई रोमांटिक सपना नहीं दिखा रहा हूं कि तुम एक राह पर चले जा रहे हो, जाड़े की एक सुबह कोहरा है और अचानक तुम्हारे अकेलेपन में तुम पाते हो कि सामने लाल दुपट्टे वाली कोई तुम्हें दिख गई और तुम कहते हो देखा, ये पुरस्कार मिलता है उनको जो सच्चाई की राह चलते हैं। तुम्हें ऐसा कोई मैं दिवा स्वप्न नहीं दे रहा हूं। कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। हमें अपने साथ जीना है। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा कोई आता है और फिर वो चला भी जाएगा एक दिन, या तुम चले जाओगे एक दिन, पर तुम तो हो ना जब तक जीवित हो। तुम खुद को तो नहीं छोड़ सकते ना। खुद के साथ इंसाफ करना शुरू करो। संभावना है कि अगर मिलेगा फिर साथी तो अच्छा मिलेगा, और नहीं मिला तो नहीं मिला। नहीं भी मिलेगा तो तुम उनसे बेहतर होगे जो गलत साथी के साथ बंध कर रह गए हैं। और मिल ही गया कोई तो अच्छी बात है, मिल भी जाए तो उसे बांधना मत। कहना कि मैं तेरे लिए थोड़ी इस राह पे चल रहा था, ये राह मुझे पसंद है, ये राह मेरी अपनी है, मैं इसलिए इस पर चल रहा था। तुम मिल गए हो, हम सफर हो गए। जब तक साथ चल सकते हैं चलेंगे, और फिर कभी राहें अगर जुदा हो गई तो वो भी ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि फिर जब आप अपनी इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल या फिर अपना इमोशन मतलब जो सोसाइटी डाल रही है, हाँ, उसके बाद थोड़ा एक खुदरापन, बेचैनी सी अंदर होती है। जब आप सोने जाते हो तो मन उदास सा होता है, लोनलीनेस थोड़ा चढ़ पे होता है। यही तो बात है ना कि हमारी उदासी भी संस्कारित है। सोचो हमारी गुलामी कितनी गहरी है। हमारा सुख तो संस्कारित है ही, हमारा दुख भी संस्कारित है। तुम यहां बैठे हुए हो, ये जितने लोग बैठे हैं सब एक एक करके तुम्हें आना बोलो। कोई बोले भोंदू, कोई बोल बेवकूफ, कोई अगली लग रहा है, पागल है बिल्कुल, तो यहाँ कर क्या रहा है। जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये सारे के सारे 1000 लोग आकर के तुमसे ऐसा कुछ बोले। मुश्किल से 10-20 जने आएंगे और तुम्हें कुछ बोलेंगे और तुम उदास हो जाओगे। बताओ ये उदासी तुम्हारी अपनी है? इसी तरीके से कोई एकदम बहुत मान लो साधारण सा आदमी है, कोई भी हो सकता है, मान लो तुम ही हो, और ये सब आके बोलना शुरू कर दे, हाय हैंडसम, ये देखो इतने में ही खुश हो गया। तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी है। तुम कठपुतली हो, कोई भी नचा सकता है बाहर से। कोई तारीफ कर दे तुम खुश हो जाते हो, कोई कुछ उपेक्षा कर दे, इतना ही काफी होता है तुम्हें दुखी करने के लिए। तुम्हारी जो उदासी है ना, तुम्हें खुरदुरापन महसूस होता है भीतर, वो भी तुम्हें दुनिया ने सिखाई है। तुम्हें कहा गया है कि तुझे उदास होना पड़ेगा मेरे गुलाम, अगर तेरी जिंदगी में मजे नहीं है तो। वो तुम्हारी उदासी मौलिक ओरिजिनल नहीं है। ये इतने सारे जो तुमने सैड सॉन्ग सुने हैं घर में सुने हैं, लगते होंगे सैड सॉन्ग्स के। अभी भी हॉस्टल में भी आते होंगे, एफएम पर भी आ जाते हैं, टीवी पर देख लेते हो, यूट्यूब पर देख लिया, ये सब देखते हो सैड सॉन्ग्स। सारे सैड सॉन्ग्स में रोना है किस बात का? वहां क्या कहा जा रहा है? यही तो कहा जा रहा है मेरी जिंदगी में फलाना ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूं। यही कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है। कोई सैड सॉन्ग ये कह रहा है कि मैं गुलाम हूं दूसरों का
और इस बात का अफसोस है मुझे, कोई नहीं कह रहा, सब में यही कहा जा रहा है। तो आप बजा लीजिए अपने दिमाग में आपके जितने भी पसंदीदा दर्द भरे गीत हों, और सब में यही कहा जा रहा है। किसी में कहा जा रहा है कि मैं जिंदगी में पीछे रह गया क्योंकि मैं होशियार चालाक नहीं था और बहुत दर्द है मुझे। किसी में कहा जा रहा है कि कोई मुझसे बेवफाई कर गया। यही सब तो है। तो तुम्हें यह सिखाया गया है कि जिंदगी में फलानी चीजें अगर नहीं हैं तो तुम्हें उदास होना चाहिए, और तुमने सर झुका करके कहा है जी मालिक, मेरी जिंदगी में फलानी चीज नहीं है तो अब मैं उदास हो जाऊंगा। तुम्हारी उदासी भी एक अभिनय है, तुम्हारी उदासी भी आज्ञा पालन है, तुम्हारी उदासी भी स्क्रिप्टेड है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। उदास होना पड़ेगा, उदासी मैंडेट है, उदासी का आदेश है। वो नहीं है ना मेरे जीवन में। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, आप हमारे नहीं हो पाए ना, तो मुझे उदास होना पड़ेगा। और वो जो उदासी है वो सिर्फ लफ्जों में नहीं है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक में भी है। कैसा तो मनहूस बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, अच्छे खासे भी बैठे हो उसको सुन लो तो उदास हो जाओगे। और तुमसे कहा गया है कि नहीं, ये सुनो, गजलें सुनो, बैठ जाओ, जितने हो हॉस्टल में जिनकी कोई नहीं है वो सब सैटरडे नाइट को इकट्ठे बैठ जाओ। और कहीं कहीं तो बियर भी खुल जाती है और उसके बाद गजलें लगा दी जाती हैं, और फिर चारों बैठ के रोते हैं और छाती पीटते हैं, और उसके बाद कह रहे हैं खुरदुरापन कहां से आ रहा है। कैंपस में हो, यहां इतनी चीजें हैं करने को, तुम उसमें से कुछ भी कर रहे हो। इतने मौके तुम्हें जिंदगी में कभी बाहर नहीं मिलने वाले। पिछले कुछ महीनों में मैं दर्जन 1.5 दर्जन आईआईटीज में गया हूं, और सब जगह मैंने यही पूछा है कि ये बता दो कि कैंपस तुमको जितनी फैसिलिटीज दे रहा है ये तुम्हें बाहर कहां मिलने वाली हैं। किसी गांव वगैरह में अगर तुम्हारी जॉब लग गई, कुछ हो गया, मैकेनिकल या माइनिंग इस तरह के तुम्हारा डिपार्टमेंट है और तुमने कोर जॉब ले ली और थोड़े से किसी कम विकसित क्षेत्र में चले गए, तो तुम्हें वैसे ही वहां पर टेनिस कोर्ट मिलने से रहा, और स्विमिंग पूल मिलने से रहा, और स्क्वॉश कोर्ट मिलने से रहा, और गोल्फ ग्राउंड मिलने से रहा। और अगर तुम्हारी जॉब बेंगलोर में लग गई या गुड़गांव में लग गई तो वहां पर क्लब मेंबरशिप इतनी महंगी होती है कि बेटा जितने की तुम्हारी नौकरियां यहां से लगनी है कैंपस से, तुम वो क्लब मेंबरशिप अगले 5 साल तक अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ऐसा नहीं कि यहां से बहुत कम पैसे की नौकरियां लगनी है, तुम्हारा अच्छा पैसा, बढ़िया पैकेज लग जाएगा, लेकिन बेंगलोर वगैरह में क्लब मेंबरशिप के रेट्स ऐसे होते हैं कि तुम फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और यहां पर 4 साल हो, स्विमिंग आती है, जिमिंग करते हो, जिमिंग करते हो, जितना तुमको यहां दिया जा रहा है तुम्हें उसका लाभ नहीं उठाना, उसकी जगह बैठ करके तुम गर्लफ्रेंड के खुरदुरेपन को महसूस कर रहे हो। वीकेंड अगर खाली पड़ा है तो जाकर के लाइब्रेरी में बिताओ ना। यही थोड़ी है डिपार्टमेंट क्या है, मटेरियल्स एंड तो टेक्नोलॉजी। यही थोड़ी है कि बस मटेरियल साइंस पढ़ ली तो तुम बिल्कुल बादशाह हो जाओगे। दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने को, और टेक और साइंस के आगे भी बहुत कुछ है पढ़ने को। लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज, ये सब कौन पढ़ेगा? फिलॉसफी कौन पढ़ेगा? वो सब छोड़ करके तुम बता रहे हो कि वो ऐसा है वैसा है। अभी 4 साल बीत जाएंगे, 1 साल तो बीत ही गया, 3 साल बचे हैं। कहते हैं ना कि 4 दिन लाए थे मांग करके और 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो ऐसे ही 4 साल मिलते हैं आईआईटी में, 2 आरजू में काट देते हो कि गर्लफ्रेंड मिल जाए और 2 इंतजार में कि प्लेसमेंट हो जाए।
लाइब्रेरी है, देखी है? कितने घंटे बिताए वहां आज तक? और अब तो फिजिकल लाइब्रेरी तक जाना भी उतना जरूरी नहीं होता है भाई, सब वर्चुअल है, बैठ करके अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पर पढ़ लो। कितना समय उसको दे रहे हो? कितने ही क्रिएटिव काम कर सकते हो, इतना बड़ा तुम्हें कैंपस मिला हुआ है। असल में आप लोग क्या करते हो कि सीधे अपने होम टाउन से उठ करके आ जाते हो कैंपस में वाया कोटा। ऑब्वियसली जिंदगी आपने देखी होती है नहीं, तो आप ये भी नहीं समझ पाते हो कि इस कैंपस की कीमत क्या है। आप बिल्कुल अजीब तरीके के कामों में अपना समय खराब करके यहां से चौथे साल निकल भी जाते हो। और फिर यही वजह होती है कि जो एवरेज बीटेक होता है वो लगभग अनएजुकेटेड होता है। बीटेक कर रखी है, 9 की सीजीपीए है, उसको आप लिटरेट तो बोल सकते हो, प्रोफेशनली ट्रेंड भी बोल सकते हो, पर एजुकेटेड नहीं बोल सकते। 100 तरीके के सुपरस्टिशंस वो लेकर के घूम रहा है। जिंदगी को उसने समझा नहीं, क्योंकि ना साइकोलॉजी ना फिलॉसफी उसने कभी पढ़ी। वो बस इतना ही कर रहा है कि अब यहां से निकला तो उसकी कहीं पर हैदराबाद बेंगलोर में या कि अब्रॉड जॉब लग गई, या कहीं भी कुछ भी अपना वहां जाकर के कमाने खाने लग गया। ये एजुकेशन थोड़ी ही है। अभी मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं दुनिया के ही मुद्दों के बारे में, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो कुछ बता पाएंगे, और ये बड़े अफसोस की बात है। ये कोई खुशी नहीं हो रही है मुझे ये बोलते हुए। मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं कि वॉर एंड क्लाइमेट कुछ रिश्ता बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे कहूं जियो पॉलिटिक्स एंड रिसोर्सेस, बताइए, नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे कहूं आइडियोलॉजी और ज्योग्राफी, इसमें रिश्ता बताइए, अब वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप जियोगे कैसे? आप क्या करोगे बाहर? आप बस यही करोगे कि कहीं जाकर कोडिंग कर रहे हो, या कि कैट वगैरह कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया, तो कहीं जाके डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, उससे आपको कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, इतना ही हो रहा है। और पैसे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? अभी बोला था कि क्लब की मेंबरशिप भी नहीं ले पाओगे। हाँ, इतना है कि 99% लोग भारत में जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कमाओगे आप, ये पक्का है। पर भारत तो है ही गरीब देश, यहां पर 99th परसेंटाइल में आ भी गए तो क्या उखाड़ लिया। ये सब चीजें अगर होनी होंगी तो अपने आप हो जाएंगी। लड़की जिंदगी में आनी होगी तो आ जाएगी, लड़कियों को भी लड़के चाहिए, डिमांड दोनों तरफ से है। तुम काहे के लिए बावले डेस्परेट हुए जा रहे हो बिल्कुल कि अरे मैं ही रह गया? और कौन सी तुम्हारी उम्र बीत गई, देखो अभी तो ठीक से। तुम वो काम करो जिसमें सार्थकता है। सिर्फ कोर्सेज पास करने के लिए आप आईआईटी में नहीं आए हैं, आप अपने आप को यहां फुली एजुकेटेड बनाने के लिए आए हैं। आप अपना पूर्ण विकास करने के लिए यहां पर आए हैं। वैसे ही मत निकल जाइएगा यहां से जैसे प्रवेश किया था। डांस, ड्रामेटिक्स, डिबेट, क्रिएटिविटी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कोरियोग्राफी, ये सब किस लिए होते हैं? राइटिंग कौन शुरू करेगा? अभी तक तो जब 10वीं के बाद से तो यही कर रहे थे बस कि अपना हाँ चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन लगाना है। लिखना कब शुरू करोगे? ट्रैवल करना कब शुरू करोगे? जिमिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, ये तुम्हारी जिंदगी में कब आएंगे? कैंपस ने एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी आयोजित कर रखे होंगे जिसमें शायद आप एक सेमेस्टर या एक साल के लिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। कर रखे होंगे, कुछ होगा। उसका फायदा कौन उठाने वाला है? आप में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिलीज से और साधारण शहरों से आते हैं।
आपको अगर विदेशों का एक्सपोजर मिल रहा है तो आप वो क्यों नहीं लेना चाहते? या बस एक कंडीशनड गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना है जल्दी से और क्या ना है, मेरा झंडा ऊंचा हो गया। अब तो एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन, इनकी फैसिलिटीज भी हैं, हमारे समय पे तो थी भी नहीं। आप इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? और इन सब का अपना रोमांच होता है, अपनी थ्रिल होती है। ये वो रास्ते होते हैं जिनको आप फिर भी कह सकते हो कि मेरे अपने हैं। कम से कम दूसरे रास्तों की अपेक्षा रिलेटिवली मेरे अपने हैं, उन पर चलना शुरू करिए। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।